हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। सामने से होते हमले को देखकर जय जिनजुएन चिल्लाया, फैल जाओ, दीवार की रक्षा करो। उसके आदेश के साथ ही फैंटम टीम के सदस्य फैल गए और एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर खड़े हो गए। अपने हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने म्यूटेंट जानवरों की ओर तेज गति से रंग बिरंगे हमले शुरू कर दिए। धमाका! एक विशाल काले अग्नि गोले की टक्कर 3 चक्रवातों टॉर्नेडोज से हुई और वे तुरंत एक दूसरे में विलीन हो गए। पलक झपकते ही एक विशाल काली आग का बवंडर प्रकट हुआ और उसने अपने रास्ते में आने वाले हर म्यूटेंट जानवर को निगल लिया। सूं! कई चक्रवात म्यूटेंट जानवरों की ओर उड़ते रहे, जिनके पीछे 2 नीले अग्निगोले थे। धमाका! धमाका! एक और टक्कर हुई और 2 नीले आग के बवंडर दिखाई दिए। हालांकि उनका आकार काले बवंडर से छोटा था, लेकिन उनकी मारक क्षमता उससे कम नहीं थी। म्यूटेंट जानवर उन बवंडरों में खींचे चले गए और जलकर राख हो गए। 3 आग के बवंडरों द्वारा रास्ता रोकने के बावजूद दीवार के करीब आने वाले म्यूटेंट जानवरों की संख्या कम नहीं हुई। दाएं हाथ से नीले बवंडर को नियंत्रित करते हुए नितिन ली किक्स्यूंग ने अपना बायां हाथ हिलाया और कई बिजली के भले थंडर स्पीयर्स म्यूटेंट जानवरों की ओर फेंके। कड़क! धमाका! धमाका! उन बिजली के भालों ने म्यूटेंट जानवरों के कई समूहों को तुरंत मार डाला और आसपास के जानवरों को घायल कर दिया। उसी समय आर्यन जैंग युआन ने अपने हाथ उठाए और मिट्टी के विशाल हाथ बना दिए। हालांकि वे हाथ मिट्टी के थे, लेकिन उसने ऊर्जा का ऐसा संचार किया कि वह मिट्टी पत्थर से भी सख्त हो गई। वे विशाल हाथ दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे म्यूटेंट जानवरों को मक्खियों की तरह मसल रहे थे। जमीन पर गिरते ही वे जानवर खून के तालाब और कीमे के ढेर में बदल रहे थे। गार्डों को ये खूनी मंजर देखकर मतली आने लगी। उन्हें लगा कि यह सबसे भयानक दृश्य है, लेकिन तभी उन्होंने म्यूटेंट जानवरों के बीच एक साए को फुर्ती से घूमते देखा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वे उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन वह जहां से भी गुजरता, म्यूटेंट जानवरों के सिर धड़ से अलग हो जाते या उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। वह जितना अधिक मार रहा था, उसका हत्यारा इरादा मर्डरस इंटेंट उतना ही गहरा होता जा रहा था। फू वाई का शरीर गर्म खून से लथपथ था और उसकी पुतलियां अचानक चांदी की तरह चमकने लगीं, जिनके केंद्र में लाल रंग की झलक थी। उसके नुकीले लंबे काले नाखून जानलेवा हथियारों में बदल चुके थे। गर्र! जैसे ही एक म्यूटेंट शेर उस पर झपटा, उसने हाथ बढ़ाकर शेर की गर्दन पकड़ ली। एक झटके के साथ उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। इतने से मन नहीं भरा तो उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। छपाक! खून फव्वारे की तरह निकला और जमीन लाल हो गई। खून उसके ठंडे, भावहीन चेहरे से नीचे टपक रहा था। जब खून उसके होंठों से छुआ तो फूगू ने उसे चाट लिया। खून का स्वाद चखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अगले ही पल वह अपनी जगह से गायब हो गया और अपना कत्लेआम जारी रखा। इसी समय ज्योति, जाओ लिजी और वीर डू बिएक भी उससे कुछ ही दूरी पर म्यूटेंट जानवरों को मार रही थीं। उन दोनों के बीच गजब का तालमेल था और उनकी टीमवर्क ने 5 मिनट से भी कम समय में एक बड़े इलाके को साफ कर दिया। जहां फैंटम टीम लड़ रही थी, वहीं लिस्टिन वोल्कोव और आला अधिकारियों को आखिरकार रिपोर्ट मिली क्योंकि अलार्म बजने से सबकी नींद खुल गई थी। बिना कपड़े बदले ही लिस्टिन अपने ऑफिस पहुंचा और सुरक्षा के इंतजाम करने लगा। जय के सुझावों की बदौलत इस स्थिति का सामना करते समय हर कोई शांत था और व्यवस्थित तरीके से अपना काम कर रहा था। इसी बीच चेतन चैन की आंशाओ और उसकी टीम तीसरी दीवार पर पहुंचे। ये देखकर कि हमला एक तरफ केंद्रित है, उसने माथा सिकोड़ा और अपनी टीम की ओर मुड़ा। 3 समूहों में बंट जाओ और दूसरी दिशाओं की रक्षा करो। अगर कुछ भी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। चेतन के साथ 150 से अधिक सदस्य थे। 50-50 लोगों की टीम बनाकर वे तब तक टिक सकते थे जब तक कुमुद रीइंफोर्समेंट्स न आ जाए। अपने सदस्यों को भेजने के बाद चेतन लिनंगा सिटी बेस के गार्डों के साथ फैंटम टीम में शामिल हो गया। 500 अतिरिक्त योद्धाओं के आने से फैंटम टीम पर दबाव आधा रह गया। अब जब ज्योति के पास स्थिति का निरीक्षण करने का समय था, उसने हवा में टिकने के लिए पानी की तलवारें वाटर ब्लेड्स बनाई और ऊपर उछल गई। ऊंचाई से वह अंततः दूर का नज़ारा देख पा रही थी। गाया उस गड्ढे के नीचे की स्थिति की जांच करो। ये म्यूटेंट कहाँ से आ रहे हैं? कुछ सेकंड बाद उसके दिमाग में मशीनी आवाज गूंजी, गड्ढा भूमिगत संरचना से जुड़ा है। म्यूटेंट जानवर भूमिगत जंगल अंडरग्राउंड फॉरेस्ट से आ रहे हैं। ये सुनकर ज्योति को एहसास हुआ कि वे एक जाल में फंस गए हैं। अगर दिवाकर डी हंशेंक ने उन हमलावरों को मारने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग न किया होता तो ये गड्ढा नहीं बनता और म्यूटेंट जानवरों को बेस तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। लगता है कि वह हमलावर समूह केवल एक चारा और बलिदान था, उसने माथा सिकोड़ते हुए कहा। मालकिन, मटकुना सैनिकों का एक बड़ा समूह आ रहा है। उनकी संख्या कम से कम 80,000 है। ये सुनते ही ज्योति के मुंह से गाली निकल गई। आखिर वे इस छोटे से शहर से चाहते क्या हैं?
संदेह से घिरे होने के बावजूद उसके पास अभी सोचने का समय नहीं था। अपना वॉकी टॉकी निकालकर उसने सदस्यों को आने वाले हमले के बारे में सूचित किया। सब सावधान, 80,000 एलियन कीड़े बग्स आ रहे हैं, सतर्क रहो। वीर द्वारा पहले पकड़े गए मातकुना सैनिक के कारण फैंटम टीम के सदस्यों को इस प्रजाति के बारे में पता था। वे जानते थे कि सुविधा फैसिलिटी एक एलियन प्रजाति के साथ काम कर रही है जो कीड़ों जैसी दिखती है। ज्योति की बात सुनकर वे समझ गए कि स्थिति खतरनाक होने वाली है। एलियन कीड़ों की रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति बहुत अधिक थी। सूचना मिलते ही सदस्यों ने आसपास के गार्डों को बताया। गार्ड स्तब्ध रह गए, लेकिन उनके पास बेस की रक्षा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनमें से एक ने तुरंत लेस्टिन वोल्कोव को स्थिति की जानकारी दी। कुछ ही देर बाद चेतन चेन की शाओ को अपनी टीम के सदस्यों से खबर मिली। दक्षिण और पूर्वी दिशाओं में विशाल एलियन कीड़ों मटकुना का एक बड़ा समूह दिखाई दिया था। उनकी संख्या का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अभी वह सोच ही रहा था कि स्थिति बहुत खराब है, तभी पश्चिमी दिशा से एक और खबर आई। ज़ोंबी का एक विशाल समूह उस ओर बढ़ रहा था। उनके आकार को देखकर लग रहा था कि यह ज़ोंबी का सैलाब ज़ॉम्बी हॉर्ड है। चारों तरफ से घिर जाने पर हमेशा शांत रहने वाले चेतन के भी पसीने छूट गए। धत्तेरे की सीमित जनशक्ति के कारण उसे अपने साथ लाए गए गार्डों को अन्य दिशाओं की रक्षा के लिए बांटना पड़ा। स्थिति को देखते हुए जय जिनजुयन अपने सदस्यों की ओर मुड़ा और बोला, कार्तिक, वेनकई, विनय, वेनमो, मनीष, मोजुंजी, नितिन, ली किक्स्यूंग और युवराज यिन यूशेंग, तुम पांचों पश्चिमी दिशा में जाओ। रोहन, फंगयू, प्रकाश, कीन, लूजी, संजीव, शेन जिन, दिवाकर, दी हनशेंग और आर्यन यूफुयुंग, तुम लोग पूर्वी दिशा संभालो। आकाश, ली सिकाई, विवेक, पेयिक्सी, चेतन, चैन वेनवू, विजय, जोवाजियन और समीर, जैंग युआन, तुम पांचों दक्षिणी दीवार पर जाओ। आदेश मिलते ही सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा, समझ गए। वे तेज गति से अपने निर्धारित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। बाकी सदस्य उत्तरी दीवार की रक्षा करते रहे। चेतन ने यह व्यवस्था देखी तो उसे थोड़ी राहत मिली। फैंटम टीम की मदद से उसके लोग और गार्ड टिक पाएंगे। 10 मिनट बाद चंद्रनगर बेस के गार्ड और योद्धा भी उनके साथ रक्षा में शामिल हो गए। साधारण गार्डों ने फैंटम टीम द्वारा दिए गए हथियारों का उपयोग किया और पीछे से सहायता प्रदान की। न्हाएं, 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 धमाका, धमाका, धमाका। पूरे इलाके में गोलियों और विस्फोटों की आवाज़ें गूंज उठीं। दोनों तरफ से हो रहे रंग बिरंगे हमलों ने अंधेरी रात को रोशन कर दिया, जिससे सबके दिलों में डर और बढ़ गया। जब बेस पर हमला हो रहा था तो साधारण लोग एक जगह इकट्ठा होकर पिछले महीने बनाए गए भूमिगत बेस में छिप गए। वहां कम से कम 3 महीने तक चलने वाला पानी और खाना जमा था। भले ही वे बाहर का मंजर नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जमीन हिला देने वाले धमाकों और लगातार हो रहे कंपन ने उनकी नींद और भूख उड़ा दी थी। वे बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए और यह हमला जल्द से जल्द खत्म हो। इसी बीच जमीन के ऊपर स्थिति बहुत गंभीर थी। मातकुना सैनिकों के आने से दबाव और बढ़ गया था, जिससे गार्डों और योद्धाओं को रक्षात्मक मुद्रा में पीछे हटना पड़ा। ज्योति जाओलिजीक ने मुड़कर देखा तो पाया कि बेस की अन्य दिशाओं में भी हालत ठीक नहीं है। मालकिन, बेस पर हमला करने वाले मातकुना सैनिकों की कुल संख्या 1.5 लाख है। 3 मातकुना कप्तान और 1 मातकुना जनरल को भी देखा गया है। गया, गाया, क्या बेस को बचाने का कोई तरीका है? उसने पूछा। इससे पहले कि गया जवाब देती, जितेंद्र जिंगजी की आवाज़ अचानक उसके दिमाग में गूंजी। अगर तुम बेस को बचाना चाहती हो तो एक तरीका है, लेकिन तुम्हें अपनी बहन की मदद की ज़रूरत होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? सिस्टम बैरियर रक्षा कवच को सक्रिय करो। ये कवच लेवल 10 के ज़ोंबी के हमले को भी रोक सकता है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए तुम्हें गया और क्रांत दोनों के कोड की ज़रूरत होगी। साथ ही इसे बनाए रखने के लिए ऊर्जा की भारी खपत होगी। तुम्हारा स्थानम क्रिस्टल इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों तक ही चालू रख पाएगा। ये सुनकर ज्योति ने ठंडे स्वर में पूछा, जितेंद्र, तुम्हें गया और क्रांत के बारे में इतना कैसे पता है? आखिर तुम हो कौन? तुम चाहो तो मुझ पर भरोसा ना करो, लेकिन तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है जब तक कि तुम हजारों उत्तरजीवियों की जान की परवाह न करो। ज्योति अभी हिचकिचा ही रही थी कि उसने गया को कहते सुना, मालकिन, सिस्टम बैरियर ही एकमात्र विकल्प है। धमाका, धमाका। ज्योति ने देखा कि मातकुना सैनिक और म्यूटेंट जानवर दीवार तक पहुंच गए थे। साधारण योद्धा एक एक सैनिक से भी मुश्किल से लड़ पा रहे थे। इतनी बड़ी संख्या के सामने उनके पास कोई मौका नहीं था। छपाक, एक गार्ड के सीने में मातकुना सैनिक ने वार किया और उसे म्यूटेंट जानवरों के बीच फेंक दिया। उसकी चीख हवा में गूंज उठी। उसे अपनी पिछली जिंदगी की मौत का दर्द याद आ गया। अपने सामने झपटते म्यूटेंट जानवरों को काटते हुए उसने कहा, सिस्टम बैरियर सक्रिय करो। उसी समय वीट डू बीए के दिमाग में क्रांत की आवाज़ गूंजी, सिस्टम बैरियर सक्रिय करने की अनुमति मांग रहा हूं। वीर को अपने सिस्टम के कार्यों के बारे में ज्योति से अधिक पता था।
उसने सिर हिलाया और कहा, अनुमति दी जाती है। जल्द ही एक मशीनी आवाज़ गूंजी, कंट्रोल कोड भेजा जा रहा है। एक पल की खामोशी के बाद क्रान फिर बोला, सिस्टम बैरियर सक्रिय हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही गिनती शून्य पर पहुंची, ज्योति और वीर के शरीरों से एक नीली रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी तेजी से फैली और जल्द ही एक गुंबद के आकार के कवच में बदल गई, जिसने पूरे चंद्रनगर बेस को ढंक लिया। धमाका धमाका। जैसे ही कवच सक्रिय हुआ, दीवार पर मौजूद म्यूटेंट जानवर और मातकुना सैनिक अंदर ही फंस गए, जबकि बाहर वाले अंदर नहीं आ पा रहे थे। अचानक प्रकट हुए इस नीले कवच को देखकर हर कोई दंग रह गया। टीम के सदस्य तुरंत दीवार की ओर लौटे। उन्हें लगा कि वे अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जैसे ही वे कवच के पास पहुंचे, उन्हें कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। ये किसी जेली जैसी दीवार को पार करने जैसा था। सबके मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन इस कवच ने उनके बचने की उम्मीद बढ़ा दी थी। उन्होंने तुरंत अंदर फंसे दुश्मनों का सफाया किया और कवच के पीछे से सुरक्षित होकर बाहर वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। जहां एक और सबका हौसला बढ़ा, वहीं वीर और ज्योति के मुंह से एक साथ खून निकल आया। खून। वीर को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ और उसके सीने में जलन होने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और लड़ना जारी रखा। जहां तक ज्योति की बात थी, खून थूकने के बाद वह हवा से नीचे गिरने लगी। ये देखते ही जय उसकी ओर झपटा। ज्योति। जब जय जिनजुएन ने म्यूटेंट जानवरों और मातकुना सैनिकों को अपनी मंगेतर पर हमला करते देखा, तो उसके मन में क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा। पल भर में उसकी आंखें लाल हो गईं और जमीन से अनगिनत परछाई क्लोन, शैडो क्लोन्स निकल आए। जैसे ही लाल चांद की रोशनी जमीन पर पड़ी, वे परछाई क्लोन बिजली की गति से घूमने लगे और म्यूटेंट जानवरों तथा मातकुना सैनिकों के सिर ऐसे काटने लगे जैसे वे गाजर मूली हों। महज कुछ ही सेकंड में जय वहां पहुंच गया। हवा में उछलते हुए उसने अपनी मंगेतर को गोद में थाम लिया। जब परछाई क्लोन आसपास के दुश्मनों का सफाया कर रहे थे, जय ने अपना हाथ उठाया और एक काले रंग का अग्नि ड्रैगन, ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। यहां तक कि मातकुना सैनिक भी उस भीषण प्रहार से नहीं बच सके। रास्ता साफ देखते ही वह तेजी से आगे बढ़ा और धातु की दीवार पर कूद गया। जैसे ही वे सुरक्षा कवच बैरियर के अंदर पहुंचे, उसने अपनी मंगेतर का हाथ पकड़ा और अपनी ऊर्जा का उपयोग करके उसकी स्थिति जांची। कुछ आंतरिक चोटों के अलावा उसकी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हाथ के एक इशारे के साथ जय ने काले अग्नि ड्रैगन को वापस अपने शरीर में समाहित कर लिया। जैसे ही वह ऊर्जा उसके शरीर में वापस आए, उसने उसे अपनी मंगेतर में स्थानांतरित कर दिया। उसकी चोटें ठीक करने के बाद उसने उसे जगाने की कोशिश की। ज्योति, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ज्योति। उसके बार बार पुकारने के बावजूद ज्योति जाओ लिशी के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। ये देखकर सीमा सुरुअनी पास आए और बोली, कप्तान, मैं ज्योति दीदी को पहले वापस कमरे में ले जाती हूँ। जय जानता था कि वह कितना भी चिंतित क्यों न हो, वह इस समय युद्ध छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि दुश्मन लगातार हमले कर रहे थे। एक पल बाद उसने सिर हिलाया और कहा, इसका पूरा ख्याल रखना। जी, कप्तान। सीमा के ज्योति को ले जाने के बाद जय ने अपना पूरा ध्यान युद्ध पर केंद्रित कर दिया। भले ही वह नहीं जानता था कि यह कवच कहाँ से आया है, लेकिन इसका संबंध निश्चित रूप से उसकी मंगेतर से ही था, वरना वह बिना किसी कारण के कोमा में नहीं जाती। अगर ऐसा था तो उसे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वह इस युद्ध को लंबा नहीं खींच सकता था क्योंकि कवच पर पड़ने वाला दबाव उसकी मंगेतर की हालत और बिगाड़ सकता था। जहां युद्ध जारी था, ज्योति की चेतना एक शून्य वॉइड में फंसी हुई थी। पहले की तरह वह अपने स्पेस के ऊपर तैर रही थी और सब कुछ साफ देख पा रही थी। अपने स्पेस के अंदर की स्थिति के अलावा वह बाहर का नज़ारा भी देख पा रही थी, जैसे उसकी आंखें हर चीज़ के आर पार देख सकती हों। उसने चारों ओर देखा और दूर कहीं एक धुंधली रोशनी चमकती हुई पाए। अपने स्पेस की ओर मुड़कर उसे एहसास हुआ कि उसके स्पेस में लगे स्थानम क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह दूर चमक रही थी। क्या इस शहर में भी स्थानम क्रिस्टल हैं? उसने मन ही मन सोचा। उसके स्पेस में लगे क्रिस्टल लुधियाना लुयांग सिटी में मिले थे, इसलिए चंद्रनगर में भी क्रिस्टल होने की संभावना शून्य नहीं थी। उत्सुकता के वश में होकर वह उस रोशनी की ओर तैरने लगी। उसे नहीं पता कि वह कितनी देर तक तैरती रही, जब तक कि वह उस स्रोत तक नहीं पहुंच गई। नीचे देखने पर उसे जमीन के अंदर एक विशाल गुफा दिखाई दी। रोशनी धुंधली होने के कारण उसे गहराई का अंदाजा नहीं हुआ। बिना भौतिक शरीर के उसकी चेतना मिट्टी, पत्थर, पानी और धातु को पार करते हुए नीचे की ओर बढ़ती गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह बहुत लंबे समय से उड़ रही है, जब तक कि वह आखिरकार रोशनी के केंद्र तक नहीं पहुंच गई। अपने सामने काले क्रिस्टल का विशाल भंडार देखकर ज्योति दंग रह गई। क्या यही कारण है कि मातकुना जनरल चंद्रनगर पर हमला करने के लिए अड़ा हुआ था? वह नहीं जानती थी कि यह सपना है या हकीकत, लेकिन इतने सारे स्थानम क्रिस्टल का मिलना किसी किस्मत से कम नहीं था। कारण जो भी हो, वह उन एलियन कीड़ों के लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेगी।
इन क्रिस्टल के बिना वे अपने स्पेस पोर्टल अंतरिक्ष द्वार को सक्रिय नहीं कर पाएंगे और पृथ्वी पर और सैनिक नहीं भेज पाएंगे। जो यहाँ आए हैं वे वापस जाने की सोचे भी नहीं। इस विचार के साथ उसने अपने हाथ उठाए और कहा, समेट लो। वह नहीं जानती थी कि अपनी वर्तमान स्थिति में वह इन क्रिस्टल को इकट्ठा कर पाएगी या नहीं, वह बस कोशिश कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसके शरीर के अंदर कुछ बेचैन हो उठा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके शरीर से एक शक्तिशाली खिंचाव सक्शन पैदा हुआ। अगले ही पल क्रिस्टल जमीन से उखड़ने लगे और तेज गति से उसकी ओर उड़ने लगे। उसके सामान्य तरीके के विपरीत क्रिस्टल सीधे उसके शरीर में समाने लगे, जैसे वह कोई अथाह बर्तन हो। ज्योति बुरी तरह डर गई, लेकिन वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाए। उसी समय उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। वह दर्द न केवल उसके शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी चीर रहा था। उसने दांत भींचकर इसे सहन करने की कोशिश की, लेकिन दर्द बर्दाश्त से बाहर था। अंत में वह एक चीख मार उठी और क्रिस्टल के सोखने की गति और बढ़ गई। जहां उसकी आत्मा और चेतना टूटने की कगार पर थी, उसका शरीर शांति से बिस्तर पर पड़ा था। सीमा उसे देख रही थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। उसे अकेला न छोड़ पाने के कारण सीमा बिस्तर के पास ही बैठ गई और अपनी ऊर्जा बहाल करने लगी। युद्ध के 10वें दिन ज्योति के स्पेस के अंदर जितेंद्र जिंगजी ने घास के मैदान पर लगे स्थानम क्रिस्टल को देखा और पूछा, गाया सिस्टम में कितनी ऊर्जा बची है? कुछ पल की खामोशी के बाद एक मशीनी आवाज गूंजी, सिस्टम ऊर्जा स्तर अधिकतम। सिस्टम ऊर्जा रिजर्व अधिकतम। सिस्टम ऊर्जा रिचार्ज प्रक्रिया जारी है। ये सुनकर जितेंद्र ने माथा सिकोड़ा और कहा, क्रान, अपनी स्थिति बताओ। जल्द ही वैसी ही एक और आवाज गूंजी, जिसका स्वर थोड़ा भारी था। सिस्टम ऊर्जा स्तर 95%। सिस्टम ऊर्जा रिजर्व 99%। सिस्टम ऊर्जा रिचार्ज प्रक्रिया जारी है। दोनों होस्ट ज्योति और वीर के बीच के लिंक की जांच करो, जितेंद्र ने आदेश दिया। इस बार गया और क्रान एक साथ बोले, सिस्टम स्थिति जुड़े हुए हैं। संचार स्थिति अवरुद्ध। ऊर्जा स्रोत साझा शेड। रिपोर्ट सुनने के बाद जितेंद्र ने चिंता में बुदबुदाते हुए कहा, 10 दिन हो गए हैं। वीर फेंग्यान अभी तक जागी क्यों नहीं? जैसे ही जितेंद्र जिंगजी ने अपनी बात पूरी की, स्पेस जोर से हिलने लगा, जैसे वहां कोई भीषण भूकंप आया हो। इस अचानक हुई हलचल ने अंदर रहने वाले चिमेरा म्यूटेंट जानवरों और म्यूटेंट इंसानों में दहशत पैदा कर दी। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से नीली रोशनी निकलकर आसमान की ओर गई। धमाका। जैसे ही वह रोशनी फटी, एक सुरक्षा घेरे ने पूरे स्पेस को ढक लिया और उसे स्थिर कर दिया। जितेंद्र के दिमाग में एक विचार कौंधा और वह मुस्कुराया। उसने वास्तव में इस समय स्तर पार ब्रेक थ्रू कर लिया। उसी समय स्पेस के बाहर सीमा सूर्योनी ज्योति जाओलिजी के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की लहरों से टकराकर हवा में उड़ गई। खून खून खून। दीवार से टकराकर जमीन पर गिरते ही उसने कई बार खून थूका। वह ज्योति को डर और सदमे के साथ घूरने लगी। इस समय ज्योति के आसपास का बिस्तर और फर्नीचर चकनाचूर हो चुका था और वह हवा में तैर रही थी। उसके शरीर को घेरे हुए नीली रोशनी में अब काली ऊर्जा की लकीरें भी मिल चुकी थीं। जब सीमा को लगा कि ज्योति ऊर्जा के दबाव से फट जाएगी, तभी वह नीली रोशनी और काली ऊर्जा अचानक उसके शरीर के अंदर समा गई। उसे नीचे गिरते देख सीमा तेजी से झपटी और जमीन से टकराने से पहले उसे थाम लिया। उफ! सीमा के मुंह से कराह निकली, क्योंकि उसने ज्योति के गिरने के झटके को खुद पर झेल लिया था। अपनी चोटों के कारण वह अपनी ऊर्जा का उपयोग ज्योति की जांच के लिए नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने उसे अपनी पीठ पर लादा और स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ सेंटर की ओर दौड़ पड़ी। इसी बीच तीसरी दीवार पर लड़ाई और भी भीषण होती जा रही थी। वीर डूबिए को लगा था कि जब तक वह सभी मातकुना सैनिकों को मार डालेगी, तब तक ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मातकुना सैनिकों की संख्या कुछ हजार तक कम हुई, सैनिकों का एक और बड़ा समूह आ पहुंचा, जिसके पीछे ज़ोंबी का एक विशाल सैलाब था। बिना आराम किए 10 दिनों तक लड़ने के बाद उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसके और जैक जिनजुएन के अलावा टीम के बाकी सदस्यों को 15 घंटे लड़ने के बाद आराम की सख्त ज़रूरत थी। उनकी तुलना में गार्ड और सिल्वर स्नैक टीम के सदस्यों की हालत और भी खराब थी। उन्हें हर 5 घंटे की लड़ाई के बाद 2 घंटे का ब्रेक लेना पड़ता था। जनशक्ति की कमी के कारण वे भारी दबाव महसूस कर रहे थे। अगर वह नीला सुरक्षा कवच बैरियर न होता, तो उनका बेस कुछ दिन पहले ही मिट्टी में मिल गया होता। आज सुबह उन्होंने कवच पर कई दरारें देखी थीं और उन्हें लगा था कि यह उनके जीवन का अंत है। लेकिन कुछ ही पल पहले कवच से अचानक तेज नीली रोशनी निकली और उसने 500 मीटर के दायरे में मौजूद दुश्मनों को पल भर में भून डाला। सबने कवच की ओर देखा और पाया कि दरारें गायब हो गई थीं। जहां सबको राहत महसूस हो रही थी, वहीं वीर ने माथा सिकोड़ा। वह छलांग लगाकर धातु की दीवार पर पहुंची और कवच के पीछे खड़ी हो गई। क्रान, यह क्या हो रहा है? क्या मेरी बहन को कुछ हुआ है? उसने पूछा।
कुछ पल बाद क्रान की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। मालकिन, संपर्क टूट गया है और सिस्टम कनेक्शन ब्लॉक हो गया है। मैं गाइया से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं और न ही उसकी मालकिन की स्थिति जांच सकता हूं। अगर संपर्क टूट गया है तो ये कवच न केवल टिका हुआ है बल्कि और मजबूत कैसे हो गया? वीर ने संदेह के साथ पूछा। 10 मिनट पहले दर्ज किए गए डेटा के अनुसार जब मेरे सिस्टम और गया के बीच का लिंक कटा तो सारा नियंत्रण गया ने अपने हाथ में ले लिया। अभी यह कवच पूरी तरह से गया और उसकी मालकिन की ऊर्जा से टिका हुआ है। हम अब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये सुनकर वीर को राहत नहीं मिली बल्कि उसकी चिंता और बढ़ गई। इस कवच को न केवल सिस्टम की ऊर्जा चाहिए बल्कि मालकिन की मानसिक शक्ति मेंटल पावर की भी जरूरत होती है। मेरी बहन की वर्तमान स्थिति में उसके लिए इसके परिणामों को सहना बहुत कठिन होगा। मालकिन, ऊर्जा की खपत की दर को देखते हुए गया कि मालकिन को मानसिक चोट पहुंचने की संभावना 60% से अधिक है। ये लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी जोखिम उतना ही बढ़ता जाएगा। आपको इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा। ये सुनकर वीर ने पूछा, क्रान, हमारे पास कितनी ऊर्जा बची है? वर्तमान सिस्टम ऊर्जा 54% है। ऊर्जा आरक्षित स्तर रिजर्व लेवल 95% है। जानकारी मिलते ही वीर ने अपनी इन्वेंट्री से स्थानम क्रिस्टल के कई टुकड़े निकाले। ये क्रिस्टल उसे उसकी बहन ने चंद्रनगर आने से पहले दिए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इनका इस्तेमाल अब करना पड़ेगा। इन सभी स्थानम क्रिस्टल को सिस्टम ऊर्जा में बदल दो। मोबाइल सूट सक्रिय करो। ऊर्जा परिवर्तन पूर्ण। मोबाइल सूट मोड सक्रिय किया जा रहा है। मोबाइल सूट मोड सक्रिय है। सिस्टम ऊर्जा स्तर 100%। सिस्टम ऊर्जा रिजर्व 100%। सभी कार्य सक्रिय हैं। सभी हथियार तैयार हैं। अगले ही पल वीर धातु की दीवार से नीचे कूदी और उसका शरीर नीली रोशनी से घिर गया। सबकी आंखों के सामने हवा में अचानक एक विशाल रोबोट मोबाइल सूट प्रकट हुआ। धपाक, कड़क, जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा उसके भारी धातु के पैरों ने ज़ोंबी और मातकुना सैनिकों के समूहों को कुचल दिया, जिससे वे खून और मांस के कीचड़ में बदल गए। जय के अलावा हर कोई उस विशाल रोबोट को देखकर दंग रह गया। इस समय वीर के पास उनके विचारों की परवाह करने का समय नहीं था। पहले के विपरीत उसने अपनी लंबी तलवार का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने रोबोट की जांघों से 2 बंदूकें निकालीं। अगले ही पल मशीन के घूमने की आवाज़ गूंजी और उसके बाद बंदूकों से निकलने वाली लेज़र की सनसनाहट सुनाई दी। जून जून जून, धमाका धमाका धमाका। जैसे ही लेज़र लक्ष्यों से टकराए वे तुरंत फटने लगे, जिससे ज़ोंबी और मातकुना सैनिकों के बड़े समूह मारे गए। वह क्या चीज़ है? ये तो बहुत शक्तिशाली है, एक गार्ड ने विस्मय में चिल्लाकर कहा। पता नहीं, पर वह रोबोट साफ तौर पर हमारी ही मदद कर रहा है, दूसरे गार्ड ने अविश्वास में जवाब दिया। अपनी ऊर्जा बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को मारो। कैप्टन का आदेश सुनकर गार्डों ने बात करना बंद कर दिया और अपना ध्यान फिर से लड़ाई पर केंद्रित किया। जहां गार्ड और योद्धा ज़ोंबी को मारने पर ध्यान दे रहे थे, वहीं वीर का पूरा ध्यान मातकुना सैनिकों पर था। जब उसने आधे सैनिकों को मार गिराया तभी एक विशाल एलियन कीड़ा जनरल तेज गति से उड़ता हुआ आया। ये देखकर वीर ने रोबोट का बायां हाथ उठाया और रोबोट के सामने एक विशाल पारदर्शी नीला सुरक्षा कवच प्रकट हो गया। धमाका। उस एलियन कीड़े जनरल और सुरक्षा कवच बैरियर के बीच हुई टक्कर से ऊर्जा की ऐसी लहरें उठी कि आसपास के ज़ोंबी और मातकुना सैनिक हवा में उड़ गए और धूल का एक विशाल गुबार छा गया। उसी समय दीवार पर मौजूद गार्ड भी इन लहरों की चपेट में आ गए। सौभाग्य से नीले कवच ने अधिकांश प्रभाव को रोक लिया था, वरना वे मौके पर ही मारे जाते। कुछ सेकंड बाद ऊर्जा की लहरें शांत हुईं, लेकिन धूल के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। युद्ध के मैदान के केंद्र में उस विशाल कीड़े की आंखें मोबाइल सूट के अंदर बैठी वीर डूबिए को घूर रही थीं। उसने भारी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? उस मातकुना जनरल की घिनौनी आंखों से नजरें मिलाते हुए वीर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं तेरा बाप हूँ। बाप? मातकुना जनरल ने उलझन में दोहराया। मेरे प्यारे पोते, वीर ने उपहास किया और अपनी कलाई के एक झटके से रोबोट की बंदूक को 1 सेकंड से भी कम समय में कटार डैगर में बदल दिया। जैसे ही कवच ने दुश्मन का हमला रोका, उसने कटार घुमाए और मातकुना जनरल की गर्दन पर वार किया। खतरे को भांपते हुए कीड़े ने तुरंत अपना शरीर सिकोड़ लिया। खड़क, चरमराट, धातु के टकराने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी और कटार के उस सख्त खोल शेल्फ पर रगड़ने से चिंगारियां निकलने लगीं। उस कर्कश आवाज से सबके दांतों में झंझनाहट होने लगी और कान बजने लगे। ये जाने बिना कि उसके हमले ने लगभग सबके कान सुन्न कर दिए हैं, वीर की आंखें ठंडी हो गईं। उसने कहा, घिनौने कीड़े, तेरा खोल वाकई बहुत सख्त है। चून की कटार उस सख्त खोल को नहीं भेद पा रही थी। उसने बाएं हाथ से मातकुना जनरल को दबोच लिया। उसी समय कटार एक विशाल हथौड़े में बदल गई। हथौड़ा हवा में उठाते हुए उसने उसे पूरी ताकत से खोल पर दे मारा। धमाका धमाका
धमाका। हर कोई विस्मय से उसे देख रहा था क्योंकि वह मातकुना जनरल को किसी कील की तरह ठोक रही थी। हथौड़े के हर प्रहार के साथ जमीन कांप रही थी। 10 से अधिक प्रहारों के बाद उस सख्त खोल पर एक दरार दिखाई दी। ये देख वीर मुस्कुराई और बोली, देखते हैं कौन ज्यादा मजबूत है, तेरा खोल या मेरा हथौड़ा। क्रान, 50% ऊर्जा का उपयोग करो। उसके इतना कहते ही हथौड़ा नीली रोशनी से जगमगा उठा। जैसे ही वह खोल से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और तेज ऊर्जा की लहर उठी। धमाका, कड़क। आखिरकार वह सख्त खोल फट गया और मातकुना जनरल के मुंह से एक तीखी चीख निकली। यह मौका देखते ही वीर ने हथौड़े को बंदूक में बदला और उसे सीधे उस दरार के अंदर घुसा दिया। अपनी इस उन्नत तकनीक के बिना तू महज एक मामूली कीड़ा है। अपनी बात पूरी करते ही उसने ट्रिगर दबा दिया। जून, लेजर सीधे मातकुना जनरल के दिमाग के पार निकल गया और उसे उड़ा दिया। उसके मरते ही आसपास के मातकुना सैनिक बुरी तरह चिल्लाने लगे। इसके बाद वे मुड़ने और भागने की कोशिश करने लगे। ये देख वीर ने कहा, फ्लाइट मोड, उड़ान मोड सक्रिय करो। फ्लाइट मोड सक्रिय। 1 सेकंड से भी कम समय में मोबाइल सूट के पीछे धातु के पंखों के 3 जोड़े निकल आए और उसने हवा में छलांग लगा दी। वे पंख किसी महादूत आर्कएंजल के पंखों जैसे लग रहे थे, भव्य, सुंदर, फिर भी उनमें एक जानलेवा आभा थी। अपनी दोनों भुजाएं उठाते हुए वीर ने कहा, क्रान, जरूरत के अनुसार सिस्टम की आरक्षित ऊर्जा का उपयोग करो। समझ गया। मशीनी आवाज के साथ रोबोट के हाथों पर 2 मशीन गनें प्रकट हुईं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मशीन गनों ने मातकुना सैनिकों पर अनगिनत लेजर बरसाना शुरू कर दिया। जून, जून, जून। जैक जिन जुयन ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर कहा, वीर, तुम इस क्षेत्र को संभालो। समझ गई। वीर की आवाज रोबोट के लाउडस्पीकर से गूंजी। जवाब मिलते ही जय दूसरी दिशा की ओर झपटा। जैसा कि उम्मीद थी, मातकुना कप्तान के आदेश पर सैनिक पीछे हट रहे थे। इन्हें भागने मत दो, वह चिल्लाया और उसने 15 मीटर ऊंची अग्नि की दीवार खड़ी कर दी, जिससे उनके भागने का रास्ता बंद हो गया। धमाका। फैंटम टीम के सदस्यों ने सिर हिलाया और बिना रुके अपनी शक्तियों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब वे ऊर्जा बचाने के बारे में नहीं सोच रहे थे और अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का उपयोग कर रहे थे। ये देखकर गार्डों और अन्य योद्धाओं ने भी अपने सभी हथियार और ऊर्जा झोंक दी। वे इस मानसिकता के साथ लड़ रहे थे कि या तो हम जीतेंगे या दुश्मनों को अपने साथ ले डूबेंगे। जय ने अपनी काली लपटों से आधे मातकुना सैनिकों का सफाया कर दिया और फिर दूसरे क्षेत्र की जांच करने गया। प्रकाश, कीन लूजी और आर्यन जैंग युआन के नेतृत्व में सदस्य पहले से ही भागने के रास्तों को ब्लॉक कर रहे थे। जब उत्तरजीवियों और योद्धाओं ने देखा कि दुश्मन भाग रहे हैं, तो उनका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ने लगा और उनके हमले और भी घातक हो गए। जब युद्ध अपने अंत की ओर था, सीमा त्सू रुओनी आखिरकार ज्योति जाओलिजी को अपनी पीठ पर लादकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही कहा, इन्हें बिस्तर पर लेटाओ। सीमा ने ज्योति को पास के बिस्तर पर लेटाया और कहा, डॉक्टर, मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है, कृपया इसकी जांच कीजिए। डॉक्टर ने ज्योति की नब्ज जांची और कुछ देर बाद कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे देखने दो। एक युवक पास आया और उसने ज्योति का हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उनके हाथों के चारों ओर एक कोमल रोशनी फैल गई। ये देखकर सीमा समझ गई कि यह व्यक्ति एक हीलर उपचारक है। उसने 20 मिनट तक अपनी ऊर्जा से ज्योति की स्थिति जांची। अपनी आंखें खोलकर उसने कहा, ये सो रही है, इसे कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर सीमा के मन में पहला विचार आया कि यह असंभव है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उस युवक ने सीमा का हाथ पकड़ा और कहा, इसकी तुलना में तुम्हें उपचार की ज्यादा जरूरत है। सीमा मना करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसे अपने शरीर में एक गर्म ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उनके उपकप्तान युवराज की ऊर्जा थोड़ी आक्रामक थी, लेकिन यह ऊर्जा बहुत ही कोमल थी और उसके शरीर के दर्द को शांत कर रही थी। वह ये जानकर हैरान रह गई कि वह इस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करने से रोक नहीं पा रही है। और आंतरिक चोटों को ठीक करने की इस ऊर्जा की गति युवराज के सूरजमुखी से भी तेज थी। 10 मिनट बाद उस युवक ने अपनी आंखें खोली और कहा, अब सब ठीक है। उसका पीला पड़ा चेहरा देखकर सीमा त्सू रुओनी ने मुट्ठी भर पारदर्शी क्रिस्टल कोर निकाले और कहा, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिस्टल कोर देखते ही युवक की आंखों में चमक आ गई। उनकी स्पष्टता, क्लैरिटी देखकर ही वह समझ गया कि ये उच्च गुणवत्ता के हैं। उनमें अशुद्धियां नामात्र की थीं और वे कांच की तरह चमक रहे थे। उसे वास्तव में क्रिस्टल की जरूरत थी, इसलिए उसने मना नहीं किया और कहा, धन्यवाद, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। युवक ने सिर हिलाया और दूसरे मरीज को देखने चला गया। अब जबकि ज्योति जाओलिजी खतरे से बाहर थी, सीमा के मन को आखिरकार सुकून मिला। वह बिस्तर के पास बैठ गई और बोली, ज्योति दीदी, क्या आप जल्दी जाग सकती हैं? सब आपकी चिंता कर रहे हैं। जहां बाहर हर कोई मातकुना सैनिकों, ज़ोंबी और म्यूटेंट जानवरों से लड़ रहा था, वहीं ज्योति अपने भीतर एक बुरे सपने से जूझ रही थी।
एक छत पर खड़ी होकर उसने अपने आसपास देखा और उसे कई जाने पहचाने चेहरे नजर आए। ज़ोंबी की दहाड़, हथियारों के टकराने की आवाज़, दूर होते धमाके और खून की भारी गंध ने उसे दुविधा में डाल दिया कि यह सपना है या हकीकत। अपनी शक्ति के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाला सिरदर्द एक क्रूर याद दिला रहा था कि उसके सामने जो कुछ भी है वह सपना नहीं है। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज़ उसे जागने के लिए चीख रही थी। जब वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, तभी कई ज़ोंबी अचानक उस पर झपटे। उनके नुकीले नाखूनों और दांतों को देखते हुए उसके मन में केवल एक ही विचार आया, ये सपना नहीं है। उसकी टीम यहाँ फंसी हुई है और शायद कुमुद रीइंफोर्समेंट्स आने तक वे जीवित न बच सकें। उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि वह वहां से हटे, लेकिन उसका शरीर इतना भारी महसूस हो रहा था कि वह एक इंच भी नहीं हिल पा रही थी। इस समय वह केवल उन नुकीले नाखूनों को अपने करीब आते देख सकती थी। जब उसे लगा कि यह उसका अंत है, तभी अंधेरे से घिरा एक साया अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। चटाक! उसने देखा कि उस आकृति ने अपने नंगे हाथों से ज़ोंबी के सिर कुचल दिए। काला खून और सड़ा हुआ मांस हर तरफ फैल गया, जिससे हवा की दुर्गंध और बढ़ गई। ज्योति ने अपना हाथ बढ़ाया, उस आकृति का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाती, वह साया वहां से गायब हो गया, पीछे केवल ज़ोंबी की लाशें छोड़ गया। उसके अचानक गायब होने से वह स्तब्ध रह गई। वह मुड़ी और उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं था। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, उसे हर कीमत पर ढूंढना है। जब उसने छत के किनारे पर एक आकृति खड़ी देखी तो वह उसकी ओर दौड़ी, लेकिन पहुंचने से पहले ही किसी ने उसकी बांह पकड़ी और उसे पीछे खींच लिया। ज्योति, क्या तुम पागल हो गई हो? परिचित आवाज सुनकर ज्योति अपने विचारों से बाहर आए और मुड़ी। उस जाने पहचाने मगर फिर भी कुछ अनजाने से चेहरे को घूरते हुए उसे बोलने में एक पल लगा, ओप कप्तान। उसके सामने खड़ा व्यक्ति नितिन ली किक्स्यूंग था। उसके दिमाग में एक साथ दो यादें कौंधीं। सामने खड़े व्यक्ति के अलावा वह जानती थी कि उसका एक और उप कप्तान युवराज भी है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, नितिन उसे खींच कर ले गया। छत के बीच में पीछे हटते हुए नितिन ने कहा, सब बीच में इकट्ठा हो जाओ। अजय, आहू, दीवार बनाओ और उन्हें रोको। खन्ना भाई, जोंगे, घायलों का इलाज पहले करो। समझ गए, लोगों ने एक साथ उत्तर दिया। उसके पीछे खड़ी ज्योति धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, मोहिनी, मोबिंगजू कहाँ है? उसकी आवाज़ भारी थी और कमजोरी के कारण बहुत धीमी निकली। तुमने क्या कहा? नितिन ने एक और ज़ोंबी को मारते हुए पूछा। अपने सूखे होंठों को चाटते हुए ज्योति ने दोहराया, मोहिनी कहाँ है? इस बार आवाज़ साफ सुनकर नितिन ने पलटकर पूछा, वह कौन है? एक और हमला रोकने के बाद उसने ज्योति की ओर देखा और उसकी आंखों में चिंता साफ थी। ज्योति, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उसे नहीं जानते, वह हमारी टीम की सदस्य है। क्या तुम भी उसे पसंद नहीं करते? ज्योति ने उलझन में पूछा। मुझे लगता है तुम्हारे सिर में चोट लगी है, इसीलिए तुम ऐसी स्थिति में ऐसी फालतू बातें कर रही हो, नितिन ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। ज्योति उसे समझाना चाहती थी, लेकिन उसकी बात टीम के सदस्यों के शोर से दब गई। मदद आ गई है। यह कमांडर जय हैं। सांचो सिटी बेस ने वाकई मदद के लिए लोग भेजे हैं। वह जाना पहचाना मगर अनजाना नाम सुनकर ज्योति आने वाले समूह की ओर मुड़ी। जब उसने नेतृत्व कर रहे व्यक्ति और उसकी काली लपटों ब्लैक फ्लेम को देखा तो उसके सिर में अचानक तेज दर्द हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से कराहने लगी। मदद पहुंचने से दबाव कम हो गया था। नितिन उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, बाहों के एक जोड़े ने उसे अचानक छीन लिया। उस चिरपरिचित आलिंगन को महसूस करते हुए ज्योति ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोलीं। उसे घूर रही ठंडी आंखों से नजरें मिलते ही उसने हाथ बढ़ाया और उसकी पेशानी की शिकन मिटाते हुए धीरे से कहा, जय भाई, आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? माथा मत सिकुड़िए, मैं ठीक हूँ। उस आदमी के हाथ एक पल के लिए ठिठक गए, फिर उसने कहा, मेरी टीम अब यहाँ से कमान संभालेगी, तुम सब पीछे हट जाओ। बेहोश होने से पहले ज्योति बस इतना कह पाई, जय भाई, संभल कर। उसके लहजे में चिंता और आत्मीयता देखकर जय का माथा और गहरा सिकुड़ गया। उसने काफी देर तक उसे देखा और फिर उसे उठाकर सैन्य हेलीकॉप्टर की ओर ले गया। जब ज्योति की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर बिस्तर पर लेटा पाया। वह अचानक उठ बैठी, जिससे बिस्तर के पास कुर्सी पर सो रहा आदमी चौंक गया। आखिरकार तुम जाग गईं, नितिन ने कहा। नितिन भाई? ज्योति ने संदेह के साथ पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। क्या अपनी ऊर्जा ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद तुम बुद्धू बन गई हो? उसने अपनी शक्ति से ज्योति की स्थिति जांचते हुए पूछा। तुम ठीक हो, बस अपनी ऊर्जा बहाल करने के लिए आराम की जरूरत है। नितिन ली किक्स्यूंग की बात सुनकर ज्योति जाओ लिजीक ने पूछा, ये कौन सी जगह है? उन म्यूटेंट जानवरों और मातकुना सैनिकों का क्या हुआ? क्या हम युद्ध जीत गए? नितिन ने काफी देर तक उसे एक जटिल नजर से देखा, फिर वह खड़ा हुआ और बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं उपचारक हीलर को बुलाता हूँ। तुम्हारे सिर में कुछ गड़बड़ हो गई है।
उसकी पीठ को देखते हुए ज्योति ने अपनी कनपटियों को दबाया। वह बुरी तरह उलझन में थी कि आखिर चल क्या रहा है। इस समय उसकी यादें एक उलझी हुई गुत्थी बन चुकी थीं। क्या मैं समय में पीछे चली गई हूँ? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। अगर मैं पीछे आ गई हूँ तो यहाँ मोहिनी मो बिंगजू क्यों नहीं है? क्या ये कोई और समयरेखा टाइमलाइन है? मेरे साथ वास्तव में क्या हो रहा है? इन अनसुलझे सवालों के बीच उसे अचानक कुछ याद आया। अपनी आंखें बंद करके उसने अपने स्पेस की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। गाया, क्या तुम वहां हो? उसने पुकारा। उसने एक पल इंतजार किया, लेकिन वह परिचित मशीनी आवाज सुनाई नहीं दी। गया, मुझे जवाब दो। फिर से सन्नाटा। इस बार उसके दिल में डर बैठ गया। उसने अपनी हथेली खोली और अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। उसकी हथेली के ऊपर एक छोटा सा पानी का गोला तैरने लगा। अपने अंदर मौजूद ऊर्जा की मात्रा को महसूस करके वह दंग रह गई। मैं केवल लेवल 2 पर हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी उसने अपनी बात पूरी ही की थी कि नितिन एक युवती के साथ वापस आ गया। जैसे ही ज्योति ने उस उपचारक का चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोहिनी, तुम अभी जिंदा हो। नितिन ने उसे और अपने पीछे खड़ी महिला को देखा। तुम इसे जानती हो? यह उपचारक है। बहन, क्या आप मुझे जानती हैं? मोहिनी मुस्कुराते हुए पास आए। तुम यहाँ कैसे? मैं सांचो सिटी बेस में एक उपचारक के रूप में काम कर रही हूँ। मैं कमांडर जय के आदेश पर तुम्हारा इलाज करने आई हूँ। ये सुनकर ज्योति सन रह गई। उसे खुद को संभालने में काफी समय लगा। फिर उसने पूछा, तुम फैंटम टीम की सदस्य हो? जैसे ही उसने ये कहा, लोगों का एक समूह टैंक में दाखिल हुआ। तुमने ये नाम कहाँ सुना? एक गहरी और भारी आवाज ने ठंडे स्वर में पूछा। कमांडर जय, मोहिनी और नितिन ने झुककर अभिवादन किया। जय जिन जुयन बिस्तर के पास आया और उसने फिर से पूछा, तुमने ये नाम कहाँ सुना? ज्योति ने उसकी ठंडी नजरों से नजरें मिलाईं और उसे अचानक एहसास हुआ कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसे वह जानती थी। उसने अपने सामने खड़े लोगों को देखा और अपना सिर हिलाया। ये सच नहीं है। तुमने क्या कहा? जय ने पूछा। उसे जवाब दिए बिना ज्योति ने उसे एक तरफ धकेला और बाहर की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, उसने एक विशाल हॉल देखा जो घायलों से भरा हुआ था। अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह बाहर की तरफ भागती रही। जब वह आखिरकार इमारत से बाहर निकली तो उसने अपना सिर उठाया और लाल चांदनी में चमकती ऊंची काली धातु की दीवार देखी। ऊंची दीवार पर लगे झंडे के प्रतीक चिन्ह को घूरते हुए उसने कहा, सांचो बेस, संचो बेस। अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर उसने पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे चंद्रनगर बेस, लूनर बेस वापस जाना है। जय भाई, मेरी बहन और सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। ज्योति, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम भूल गई कि हमने ज़ोंबी की गतिविधियों की जांच करने का मिशन लिया था और हम लिनिन सिटी में फंस गए थे? नितिन ने चिंता से पूछा। वह जगह लिनिंगर है। असंभव। अक्षय जानछे कहाँ है? उसने ज़ोंबी को शहर तबाह करने कैसे दिया? लिनिंगर सिटी बेस को क्या हुआ? जैसे जैसे वह उनसे सवाल करती गई, उसके दिमाग में स्पष्टता लौटने लगी। उसने जय को घूरते हुए कहा, आप जय भाई नहीं हैं। आप कौन हैं? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं तुमसे लिनिंगर की स्थिति का विवरण लेने आया था, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाओगी। उसकी बातों को अनसुना करते हुए ज्योति ने अपनी मुट्ठियां भींची और पुकारा, गया। वहां मौजूद सबने एक दूसरे को देखा और ज्योति को ऐसे घूरने लगे जैसे वह कोई पागल औरत हो। उनकी नज़रों के सामने ज्योति को लगभग विश्वास होने लगा था कि सब कुछ सच है और उसके दिमाग की यादें महज एक सपना। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने दिल में गूंजती उस छोटी मध्यम आवाज पर ध्यान केंद्रित किया। गया, मुझे जवाब दो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लिन, मालकिन। वह परिचित मशीनी आवाज सुनकर ज्योति की आंखें झटके से खुलीं और उसने कहा, आपातकालीन प्रोटोकॉल, इमरजेंसी प्रोटोकॉल सक्रिय करो। आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही गिनती 0 पर पहुंची, ज्योति को अपने शरीर में एक तेज खिंचाव महसूस हुआ। उसने देखा कि सब कुछ धुंधला होता जा रहा है और अगले ही पल वह एक शून्य वॉइड में वापस आ गई। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। उसने अपने चारों ओर तैरती अनगिनत स्क्रीन को देखा। गया, ये सब क्या हो रहा है? उसने पूछा। मालकिन, ये आपके पिछले जन्मों की यादें हैं। जन्मों? तुम्हारा मतलब है कि मेरा वर्तमान जीवन मेरा तीसरा जन्म नहीं है? ज्योति ने पूछा। स्पेस पोर्टल नष्ट होने के बाद मालकिन इस ब्लू प्लैनेट पृथ्वी पर आईं। लेकिन यादें खो जाने के कारण उस जन्म में आपकी मृत्यु हो गई। मालकिन को हर कीमत पर बचाने के आपातकालीन प्रोटोकॉल के कारण सिस्टम ने समय को पीछे ले जाने के लिए स्पेस जंप को सक्रिय किया, लेकिन ऊर्जा की कमी के कारण समय और स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका। गया, मुझे सच बताओ, मैंने इस जीवन को कितनी बार दोहराया है? सिस्टम के रिकॉर्ड के अनुसार मालकिन का वर्तमान जीवन 99वीं बार है।
मेरे अलावा क्या कोई और भी है जो इस जीवन को दोहरा रहा है? उसने फिर पूछा। इस बार गया काफी देर तक खामोश रहा, फिर उसने जवाब दिया, जितेंद्र जिंगजी। ये सुनते ही ज्योति चुप हो गई। उसके मन के किसी कोने में उसे आभास था कि उसके बार बार होने वाले पुनर्जन्म का संबंध उससे है। अब जब गया ने इसकी पुष्टि कर दी थी तो वह अपनी सोच से कहीं अधिक शांत थी, जैसे कि उसे इसी की उम्मीद थी। एक लंबी खामोशी के बाद उसने पूछा, मुझे केवल पिछले जन्म की यादें ही क्यों याद रहती हैं? मालकिन के मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बाकी यादों को बंद लॉक कर दिया गया था। जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंचेंगी और स्पेस को अपग्रेड करेंगी तब आप उन यादों तक पहुंच सकेंगी। गया गाइया का स्पष्टीकरण सुनने के बाद ज्योति जाओ लिजीक ने समझदारी में सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे सब कुछ याद रहता तो एक ही जीवन को इतनी बार दोहराने के बाद शायद वह पागल हो जाती। अभी जो यादें मैंने देखी उनका क्या? उसने पूछा। वे इस नीले ग्रह पर आने के बाद मालकिन के पहले जीवन की यादें थीं। क्या मेरे जागने का कोई तरीका है? उसने फिर पूछा। सिस्टम की अपग्रेड प्रक्रिया पूरी होने के बाद मालकिन स्वाभाविक रूप से जाग जाएंगी। इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? अभी अपग्रेड की प्रगति 31% है। ये सुनकर ज्योति समझ गई कि उसे अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। चूंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था, उसने अपने पिछले जन्मों की यादों को देखने का फैसला किया। जहां ज्योति गहरी नींद में डूबी थी, वहीं मातकुना सैनिकों और ज़ोंबी के खिलाफ चल रही लड़ाई अपने अंत के करीब थी। आखिरी मातकुना कप्तान को मारने के बाद वीर डूबिए ने अपने बाईं ओर के नक्शे पर नजर डाली और कहा, क्रान पोर्टल के स्थान का पता लगाओ। स्पेस पोर्टल खोजा जा रहा है। क्षेत्र को स्कैन किया जा रहा है। स्थान लॉक कर दिया गया है। 1 मिनट से भी कम समय में नक्शे पर एक लाल बिंदु तेजी से टिमटिमाने लगा। ये देख वीर सीधे उस स्थान की ओर उड़ गई। अपने मोबाइल सूट की मदद से वह कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई। हवा में तैरते हुए उसने उस विशाल बंजर जमीन को देखा और कहा, क्रान मिसाइलें सक्रिय करो। मैं इस जगह को उड़ाने वाली हूँ। मालकिन, अंदर 1000 से अधिक प्रयोग के विषय सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। क्या उनमें अभी भी इंसानी चेतना बची है? उसने पूछा। हमारे द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार वे चेतना खो चुके हैं। क्या उनके दोबारा होश में आने की कोई संभावना है? संभावना 0.05% से भी कम है। तो फिर वे केवल मारने वाली मशीनें बनकर रह गए हैं। ऐसे जिंदा लाश की तरह जीने से बेहतर है कि उन्हें विदा कर दिया जाए और उनकी आत्माओं को मुक्त किया जाए। मिसाइलें सक्रिय करो। इस बार क्रान ने उसे नहीं रोका। मिसाइलें सक्रिय हो रही हैं। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही गिनती 0 पर पहुंची, मोबाइल सूट के पीछे से 2 मिसाइलें निकलीं। जून, धमाका धमाका। मिसाइलें तेज गति से उड़ीं और 2 सेकंड में लक्ष्य से टकरा गईं। धमाकों ने जमीन हिला दी और धुएं का एक विशाल गुबार मशरूम क्लाउड आसमान में उड़ गया। मिसाइलों द्वारा भूमिगत संरचना को नष्ट करने के साथ ही सतह के नीचे कई विस्फोट हुए। जल्द ही काला धुआं उठने लगा और आग लग गई। हवा में तैरते हुए वीर ने उस गहरे गड्ढे को देखा और कहा, पोर्टल की जांच करो। अगले ही पल स्क्रीन पर पोर्टल के परखच्चे उड़े हुए दिखाई दिए और मातकुना सैनिकों के क्षत विक्षत अंग हर तरफ बिखरे पड़े थे। किसी जीवित बचे व्यक्ति की जांच करो। मालकिन, कोई भी जीवित संकेत नहीं मिला है। ये सुनकर वीर ने सिर हिलाया और बेस की ओर लौट गई। उसके लिए जीवन और मृत्यु सामान्य बात थी। इस ग्रह पर आने से पहले उसने अनगिनत युद्ध लड़े थे और कई साथियों को गिरते देखा था। हर युद्ध जीत के साथ समाप्त नहीं होता था। जब वह चंद्रनगर बेस पहुंची तो उसने अपना मोबाइल सूट निष्क्रिय कर दिया। एक नीली रोशनी ने उसके शरीर को घेरा और गायब हो गई। अगले ही पल वह धातु की दीवार पर उतर गई। वहां खड़े होकर उसने चारों ओर देखा और उस तबाही का जायजा लिया जो इस लंबी लड़ाई ने छोड़ी थी। इस बार हर कोई उसे विस्मय, डर और संदेह भर करते ही छोटू सियोची उसके पास आया और पूछा, वीर, तुम ठीक तो हो? क्या वह रोबोट तुम्हारी शक्ति है? मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। मेरी दीदी कैसी हैं? हम भाभी को देखने ही जा रहे हैं। क्या तुम चल रही हो? उसने पूछा। चलो, वीर ने सिर हिलाया। लड़ाई खत्म होने के बाद फैंटम टीम अब और नहीं रुकी और बेस की ओर चल दी। वे ज्योति की स्थिति जानना चाहते थे। जहां तक सफाई का सवाल था, सिल्वर स्नैक टीम और बेस के अधिकारी उसे संभालने के लिए पर्याप्त थे। इसी बीच जैक जिनजुएन पहले ही उनके अस्थायी निवास पर पहुंच चुका था। चूंकि ज्योति सो रही थी, इसलिए उसे अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं थी। घर में घुसते ही वह सीधे कमरे में गया जहां उसकी मंगेतर गहरी नींद में थी। उसे देखकर सीमा त्सुरुअनी खड़ी हुई और बोली, कप्तान। जय ने सिर हिलाया और कहा, इसकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। अब तुम आराम कर सकती हो। सीमा कमरे से बाहर चली गई। अकेले होने पर जय बिस्तर के किनारे बैठा और ज्योति का हाथ थाम लिया। अपनी ऊर्जा का उपयोग करके उसने उसकी स्थिति जांची। साधारण तौर पर योद्धाओं के मरने के बाद ही उनके शरीर में क्रिस्टल कोट बनता है,
लेकिन जय को अपनी मंगेतर के मस्तिष्क में चावल के दाने के आकार का एक छोटा सा क्रिस्टल महसूस हुआ। उत्सुकतावश उसने अपनी ऊर्जा से उसे छुआ। पहले उसका इरादा केवल उसे टटोलने का था, लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा उस क्रिस्टल से जुड़ी, शक्ति का एक विशाल सैलाब उमड़ा और उसके शरीर में घुसने लगा। अचानक हुए इस विस्फोट ने उसे चौंका दिया। उसने संपर्क काटने की कोशिश की, लेकिन वह ऊर्जा जैसे जीवित थी और उससे चिपक गई। ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज था कि जय को शरीर फटने जैसा दर्द महसूस होने लगा। पसीने से लथपथ होने के बावजूद उसने खुद को केंद्रित किया और उस ऊर्जा का उपयोग अगले स्तर ब्रेक थ्रू तक पहुंचने के लिए करने लगा। जब तक वह सक्रिय रूप से उस ऊर्जा को इस्तेमाल करता रहेगा, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। जैसे ही उसने स्तर पार करने की प्रक्रिया शुरू की, उन दोनों के शरीर नीली ऊर्जा और काली धुंध के घेरे में समा गए। तभी वीर और बाकी टीम वहां पहुंची। जैसे ही वीर ने लिविंग रूम में कदम रखा, क्रान की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, मालकिन, दूसरी मंजिल से ऊर्जा का एक विशाल उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन महसूस किया गया है। ये सुनकर वह दौड़कर दूसरी मंजिल पर गई, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे के हैंडल को छू पाती, ऊर्जा की एक लहर ने उसे पीछे धकेल दिया। अंदर से आने वाले परिचित आभा ऑरा को महसूस करते ही उसकी आंखें फैल गईं और वह चिल्ला उठी, गया गाया अपग्रेड हो रहा है। मालकिन, स्थिति को देखते हुए गया द्वारा सिस्टम अपग्रेड करने की संभावना 99% है। सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मेरी बहन ने अकेले ही पूरे सिस्टम बैरियर को संभाला था, उसे सिस्टम अपग्रेड करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिली? वीर डू बीएक ने अविश्वास में पूछा। इस बार क्रायन के पास कोई जवाब नहीं था और वह खामोश रहा। जवाब न होने के बावजूद वीर जानती थी कि उसकी बहन को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह वहीं दरवाजे के पास पहरा देने बैठ गई। जब मनीष मोजुंजी वहां पहुंचा तो उसने वीर को किसी मूर्ति की तरह वहां बैठे देखा। वीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मजाकिया लहजे में पूछा। उसकी आवाज़ पहचानकर वीर ने आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। मैं अपनी बहन का पहरा दे रही हूँ। अपनी भौहें चढ़ाते हुए मनीष उसके सामने उखड़ूं बैठ गया और बोला, तुम इतने दिनों से लड़ रही हो, क्या तुम थकी नहीं हो? मैं अपनी बहन की रखवाली करते हुए भी आराम कर सकती हूँ। उसकी आंखों में देखते ही मनीष जान गया कि उसकी जिद फिर से जाग गई है। उसने हाथ बढ़ाकर वीर का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचा। जब एक ही छत के नीचे इतने सारे भाई बहन रह रहे हैं, तो क्या तुम्हें अभी भी डर है कि कोई तुम्हारी बहन को नुकसान पहुंचा सकता है? ठीक है, अब माथा सिकोड़ना बंद करो। पहले जाकर हाथ मुंह धो लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे, उसने हल्के से वीर के माथे पर उंगली मारते हुए कहा। वीर ने उसे शक की निगाह से देखा। उसे लगा कि युद्ध के बाद यह व्यक्ति अचानक अलग तरह से व्यवहार करने लगा है। पहले भले ही वे करीब थे, वह उसके साथ एक भाई जैसा व्यवहार करता था, लेकिन आज उसकी हरकतें वैसी ही क्यों लग रही थीं जैसे कप्तान जय उसकी बहन के साथ करते थे। उसकी हर हरकत में एक आत्मीयता थी। जब वीर की नज़र उसकी नज़रों से मिली तो उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई है। ये कैसी नज़र है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने आंखें फाड़कर पूछा। मनीष उसकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह गया। उसने उलझन में उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें हमेशा की तरह ही देख रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, दोनों ही खोए हुए और उलझन में थे। एक लंबी खामोशी के बाद मनीष ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। ठीक है, पहले हाथ मुंह धो लो, मुझे भूख लगी है। वीर ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और अपने कमरे की ओर चल दी। उसी समय मनीष भी नहाने चला गया। अगले 10 दिनों तक चेतन चैन कियानशाओ की टीम और चंद्रनगर बेस के गार्ड युद्ध के मैदान की सफाई में व्यस्त रहे। बर्फ अभी भी बिना रुके गिर रही थी और उनके पास जलाऊ लकड़ी और कोयला खत्म हो रहा था। हालांकि घेराबंदी के दौरान स्थिति खतरनाक थी, लेकिन कम से कम अब उनके पास ईंधन के रूप में पर्याप्त सामग्री थी। जब अविनाश ऑन्ड्रे स्ट्रोगनोव को पता चला कि सिल्वर स्नैक टीम ज़ोंबी की लाशों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, तो उसने संक्रमण के खतरे के कारण इस विचार को खारिज कर दिया। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ने लगे और उन्हें निमोनिया होने लगा, तो उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने ज़ोंबी की लाशों को जलाकर गर्मी पैदा की ताकि पाइप जम न जाएं और पानी की आपूर्ति न कटे। इसके अलावा गर्मी को भूमिगत पाइपों के जरिए वितरित किया गया ताकि कई मुख्य इमारतों के अंदर का तापमान गर्म रहे। चंद्रनगर बेस की जनसंख्या अधिक नहीं थी, इसलिए जब सभी उत्तरजीवी कई इमारतों में एक साथ रहने लगे तब भी वहां बहुत भीड़ नहीं थी। जहां तक क्षतिग्रस्त धातु की दीवार की बात थी, वे केवल शक्ति उपयोगकर्ताओं एबिलिटी यूजर्स को ही उसे ठीक करने के लिए भेज सकते थे। चूंकि कोई भी धातु का निर्माण क्रिएट मेटल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए कार्तिक वेनकई और विनय वेनमो को भी मदद के लिए भेजा गया। फैंटम टीम के बाकी सदस्यों ने भी गश्त करने, पानी उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य केंद्र में मदद करने और बेस के बाहर की स्थिति की जांच करने में अपनी सहायता की पेशकश की। इस समय केवल वीर, मनीष, नितिन
ली किक्स्यूंग और फू गुआई की ज्योति, जाओ लिजी और जय जिनजुयन की सुरक्षा के लिए उनके अस्थायी निवास पर रुके हुए थे। जब वे चारों अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी दूसरी मंजिल से एक विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद ऊर्जा की लहरों का एक तेज झोंका आया। धमाका! इस हलचल ने उन्हें सतर्क कर दिया और वे स्थिति की जांच करने के लिए भागे। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवार और छत उड़ चुकी थी। हवा में तैरते हुए ज्योति और जय दोनों के शरीर नीली रोशनी से घिर हुए थे और उनके चारों ओर काला धुआं ब्लैक मिस्ट घूम रहा था। कुछ मिनटों के बाद ऊर्जा का उतार चढ़ाव आखिरकार रुक गया। नीली रोशनी ज्योति द्वारा सोख ली गई, जबकि काला धुआं जय के शरीर में समा गया। ये देखकर वीर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल गई। उनका स्तर ब्रेक थ्रू गया है। कुछ ही देर बाद उन दोनों ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। पहले तो ज्योति अभी भी सुध बुध खोई हुई थी, हकीकत और सपनों के बीच फर्क नहीं कर पा रही थी। अपने सिस्टम अपग्रेड की अवधि के दौरान उसने अपने पिछले जीवन की सभी यादें वापस पाली थीं। पृथ्वी पर आने के बाद से अपने 99वें जीवन के दौरान वह 97 जन्मों तक जय के साथ जुड़ी रही थी। केवल उसके पहले जीवन में ही उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तब भी उसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। शायद वह उसकी इतनी ऋणी थी कि वह एक जीवन में उसका कर्ज नहीं चुका सकती थी। वह नहीं जानती थी क्यों, लेकिन जिस पल से वह उसके लिए मरा था, उनका भाग्य आपस में जुड़ गया था, ताकि हर जीवन में या तो वह उसके लिए मरे या जय उसके लिए। वे कभी साथ में बूढ़े नहीं हो सके। उसे होश में आने और यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसका कमरा नष्ट हो चुका है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बाहों के एक जोड़े ने उसकी कमर को घेरा और उसे नीचे उतार लिया। ये देखकर कि दोनों सुरक्षित हैं, वीर ने कहा, दीदी, कप्तान, आप दोनों आखिरकार जाग गए। मुझे डर था कि कहीं आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जय जिनजुयन ने अपनी मंगेतर को नीचे उतारा और शांति से जवाब दिया, हम ठीक हैं। इस बार स्तर पार करने ब्रेक थ्रू की प्रक्रिया में बस थोड़ा ज्यादा समय लगा। कप्तान, अब आपका स्तर लेवल क्या है? मनीष मुजुंजीक ने पूछा। वह अब जय के स्तर का अंदाजा लगाने में सक्षम नहीं था। जय को महसूस हुआ कि उसके शरीर की ऊर्जा उसके पिछले जीवन के चरम समय के करीब थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, मैं अब लेवल 7 पर हूँ। उसके इतना कहते ही सब दंग रह गए। उन्हें यकीन था कि इस समय न केवल पूरे देश में बल्कि पूरे ग्रह पर वह शायद एकमात्र शक्ति उपयोगकर्ता एबिलिटी यूजर था जो लेवल 7 तक पहुंचा था। प्रलय आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और वह इस स्तर तक पहुंच गया था। उनकी प्रतिक्रिया देखकर जय ने कुछ नहीं कहा। शुक्र है कि उसने उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। ऊर्जा सोखने के बाद उसे एक साथ 2 स्तर पार करने पड़े थे, वरना उसका शरीर फट जाता। हकीकत में वह अब एक आधिकारिक लेवल 8 का योद्धा था। अपने शरीर की ऊर्जा की मात्रा को देखते हुए उसे उन्नत चरण एडवांस स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए था। अब अगले स्तर पर पहुंचने में उसे बहुत लंबा समय लग सकता था, जब तक कि ऐसा कोई दूसरा अवसर न मिले। जब उनकी भावनाएं शांत हुईं तो वे ज्योति जाओलिजी की ओर मुड़े। उनकी नज़रें मिलते ही वह मुस्कुराए और बोली, मैं लेवल 6 पर पहुंच गई हूँ। उसकी बात सुनकर वे उतने हैरान नहीं हुए। आखिरकार उनके सामने लेवल 7 का योद्धा खड़ा था। लेवल 6 का उपयोगकर्ता हालांकि दुर्लभ था, लेकिन लेवल 7 से अभी भी काफ़ी नीचे था। नष्ट हुए कमरे को देखते हुए जय ने पूछा, बाकी सदस्य कहाँ हैं? कप्तान, वे चेतन चैन की शाओ भाई की मदद करने गए हैं, वीप डू बिएक ने जवाब दिया। जय ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि हमने यहाँ का संकट सुलझा लिया है, तो अब हमारे वापस जाने का समय आ गया है। कप्तान, क्या हम ग्रीन लेक बेस जा रहे हैं या लिनंगा सिटी बेस? नितिन ली किक्स्यूंग ने पूछा। ग्रीन लेक बेस, सदस्यों को सूचित कर दो, हम 2 दिनों में निकलेंगे। उन्हें अपने अधूरे काम जल्द से जल्द निपटाने दो। समझ गए। संक्षिप्त बातचीत के बाद जय और ज्योति निवास स्थान से निकल गए। सदस्यों को लगा कि वे स्थिति की जांच करने बाहर गए हैं, लेकिन एक सुनसान जगह ढूंढने के बाद वे दोनों ज्योति के स्पेस में दाखिल हो गए। स्पेस में प्रवेश करते ही दोनों नहाने चले गए। उसके बाद जय अपनी शक्तियों का परीक्षण करने गया, जबकि ज्योति ने सिस्टम की जानकारी जांची। इस समय सिस्टम लेवल 6 पर पहुंच चुका था। घर में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन कृषि क्षेत्र फार्मलैंड का जबरदस्त विस्तार हुआ था। काली मिट्टी वाला क्षेत्र अब 500 हेक्टेयर का हो गया था, जिसकी पैदावार 5 टन प्रति वर्ग मीटर थी। कटाई का समय पहले जैसा ही था, दिन में 2 बार। हालांकि कटाई के समय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन प्रति वर्ग मीटर पैदावार अविश्वसनीय थी। इस रफ्तार से वह अकेले पूरे ग्रह का पेट भर सकती थी। उसने काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलों के और प्रकार जोड़े और खेत तैयार किए। इसके बाद उसने तालाब की जांच की। इस बार तालाब कई गुना बढ़ गया था। उसका व्यास बढ़कर 50 मीटर और गहराई 200 मीटर हो गई थी। पानी में मौजूद ऊर्जा लेवल 2 के क्रिस्टल कोर की ऊर्जा के 50% के बराबर थी।
इतनी ऊर्जा के साथ अगर वह इसे साधारण लोगों में बांटना चाहती तो उसे पानी को बहुत पतला डाइल्यूट करना पड़ता, वरना उनका शरीर इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। सुरक्षा के लिए साधारण लोगों के लिए उसकी अपनी ऊर्जा से बनाया गया पानी ही बेहतर था। अन्न भंडार ग्रैनरी 10 से बढ़कर 200 हो गए थे। अब ये 10 मंजिला नहीं बल्कि 20 मंजिला इमारत थी। गोदामों की संख्या 500 थी, जो 10 मंजिला इमारतें थीं और हर मंजिल 10,000 वर्ग मीटर की थी। हालांकि अन्न भंडार और गोदाम बहुत बड़े दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पेस का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही घेरा था। सबसे बड़ा क्षेत्र घास का मैदान ग्रासलैंड था, जो 1,00,000 हेक्टेयर से बढ़कर 5,00,000 हेक्टेयर हो गया था। समय की गति 30 गुना तेज थी, लेकिन ये केवल उन्हीं जीवों को प्रभावित करती थी जो स्पेस में पंजीकृत रजिस्टर्ड लगाए या पाले गए थे। समय का ये खिंचाव म्यूटेंट्स, चिमेरा, इंसानों या ऐसी किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं करता था जो स्पेस में पंजीकृत नहीं थी। रही बात स्थानम क्रिस्टल की, तो उन्होंने अब एक बड़ा क्षेत्र घेर लिया था जो दूर से एक काले पहाड़ जैसा दिखता था। इसमें हुई तेज वृद्धि ज्योति की मानसिक शक्ति के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि जो क्रिस्टल उसने सोखे थे वे यहाँ लगाए गए थे। कुल जमा किए गए क्रिस्टल में से जय और उसने स्तर पार करने के लिए कुल 25% का उपयोग किया था। उसकी मानसिक शक्ति में वृद्धि के कारण क्रिस्टल अब हर दिन 15 सेमी बढ़ते थे। हालांकि क्रिस्टल की वृद्धि की गति बढ़ गई थी, लेकिन यह उसकी मानसिक शक्ति की खपत पहले से कम कर रही थी। शायद यादें वापस मिलने के कारण उसकी मानसिक शक्ति में जबरदस्त सुधार हुआ था। आसमान की सीमा अब जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर थी। रोशनी पहले से अधिक तेज और हवा अधिक ताज़ी थी। जब ज्योति ने अपने स्पेस के सुधारों की जांच पूरी की, तब तक 1 घंटा बीत चुका था। अन्य योद्धाओं के विपरीत उसे गाइया की बदौलत स्तर पार करने के बाद अपनी बुनियाद को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ताजगी महसूस करते हुए वह चिमेरा और म्यूटेंट की स्थिति देखने गई। जब वह पहुंचे तो उसने अपने मंगेतर को म्यूटेंट के साथ युद्ध प्रशिक्षण कॉम्बैट ट्रेनिंग करते देखा। इस समय हजारों म्यूटेंट में से 7 उच्चतम स्तर के म्यूटेंट एक साथ जय पर हमला कर रहे थे। हालांकि यह केवल प्रशिक्षण था, लेकिन वहां मौजूद हत्यारा इरादा मर्डरस इंटेंट बहुत गहरा और दम घुटने वाला था। म्यूटेंट के आसपास ऊर्जा के उतार चढ़ाव से वह उनके स्तर का अंदाजा लगा सकती थी। उनमें से 6 लेवल 6 पर थे और एक लेवल 7 पर था। जब उसने लेवल 7 के उस म्यूटेंट को देखा तो वह उसे जाना पहचाना लगा। उसे पहचानने में थोड़ा समय लगा। वह वही ज़ोंबी किंग था जिसे उन्होंने पहले पकड़ा था। ज्योति उसे फिर से होश में आते देखकर हैरान थी। फू वाई के विपरीत जब उसने इसे देखा था तब इसने अपनी पूरी चेतना खो दी थी और वह पूरी तरह ज़ोंबी बन चुका था। वह न केवल अपनी चेतना वापस कैसे पा सका, बल्कि अब म्यूटेंट में कैसे बदल गया। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आगे भी इसी तरह अच्छी अच्छी नई नई स्टोरी लाते रहेंगे।